अच्छा, हम ग्रहों की बात अगर करें जी, तो कुंडली में हम लोग ग्रह देखते हैं, जी। लेकिन क्या सिर्फ ग्रह देखना ही इम्पोर्टेंट है या और भी चीजें देखी जाती हैं? कुंडली वैसे तो इनमें ग्रह देखा जाता है। किसी इंसान को बहुत तरक्की करनी है, नेम और फेम चाहिए उसको अपनी लाइफ में, तो कौन सा ग्रह देखा जाता है? अगर लग्ज़री लाइफ़ और नेम ये दोनों चीज़ ही चाहिए, तो एक तो अपन देखेंगे चंद्र ग्रह। अच्छा, कोई ऐसे ग्रह हैं जो सिर्फ बस ये ही चलते हो? नहीं, ऐसा कोई ग्रह नहीं है। सीधे भी चलते हैं और उल्टे भी चलते हैं। मैंने राहु केतु के बारे में काफ़ी सुना है कि ये दुष्ट प्लैनेट होते हैं। बिल्कुल, अगर इनकी महादशा चल रही होती है तो लाइफ में चीज़ें खराब भी हो सकती हैं, तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल ये सही बात है और इसमें भी अपन को देखना पड़ता है। किसी की शादी नहीं हो रही है और वो बहुत परेशान है कि शादी हो जाए, कौन-सा ग्रह उसके लिए देखना चाहिए या फिर कौन-सा हाउस देखना चाहिए? अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, तो उसमें सप्तम जो भाव है, हुँ। वो मोस्ट है। राधे कृष्णा, आप सभी को स्वागत है आपका कमाल ज़िंदगी प्रोडक्शंस में। मैं हूँ आपके साथ यामिनी तोमर और आज आपके लिए बहुत ही प्यारा पॉडकास्ट लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं कुंडली के ऊपर, क्योंकि कुंडली हमारी ज़िंदगी के एक-एक बात को बता सकती है, चाहे वो फ्यूचर हो, पास्ट हो, प्रेज़ेंट हो, सब कुछ आपकी कुंडली में ही छिपा है। अगर आपको मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है तब भी आप कुंडली देखते हैं, अगर बिज़नेस में प्रॉब्लम आ रही है तब भी आप कुंडली देखते हैं। तो कुंडली में आपके जो 12 घर होते हैं ना, वो आपकी एक-एक चीज़ के बारे में बता सकते हैं और आपकी राशि भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसी के लिए हमने आज बुलाया है दुर्गेश शर्मा जी को, जो हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से। ये काफ़ी अच्छे पंडित हैं और साथ में ये वशीकरण भी करते हैं। लेकिन वशीकरण ये तामसिक रूप से नहीं करते हैं, सात्विक रूप से करते हैं। क्योंकि लोगों को अपनी लाइफ में थोड़े से जल्दी रिज़ल्ट चाहिए होते हैं, जैसे चुटकी बजाओ और उनको रिज़ल्ट मिल जाए। अगर आपके भी बिज़नेस में प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप कितनी देर वेट कर सकते हो, आपको भी जल्दी रिज़ल्ट चाहिए ही होगा, तो उसके लिए ही सात्विक वशीकरण भी किया जाता है। तो दुर्गेश जी हमें आज सारे डाउट्स क्लियर करेंगे कि कैसे वशीकरण किया जा सकता है सात्विक रूप से, कैसे कुंडली आपके जीवन का एक अहम रोल निभाती है, क्योंकि बचपन से ही आप लोग पंडितों के पास तो जाते होंगे और देखते होंगे कि आपकी कुंडली क्या कह रही है और हर बंदा इसके लिए एक्साइटेड रहता है। तो देखते हैं दुर्गेश जी हमें क्या बताने वाले हैं। मैं स्वागत करती हूँ दुर्गेश जी का इस पॉडकास्ट में। दुर्गेश जी, राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। दुर्गेश जी, जैसे कि आप कुंडली देखते हैं, वशीकरण भी करते हैं, साथ में हस्तरेखा भी देखते हैं। जी, जी मैम। तो क्या ये सब चीज़ें सब कुछ बता सकती है? जैसे हस्तरेखा हमारे जीवन के कैसे-कैसे पार्ट्स को बता सकती है? हस्तरेखा जीवन के अंदर कुछ जो मेन चीज़ें होती हैं ना, जी, बेसिक नॉलेज हस्तरेखा दे सकता है। जी, और प्रॉपर अपने को देखना है, कुंडली के बारे में पूछना करना है, तो अपने को कुंडली ही दिखानी पड़ेगी। जी। अपन देखते हैं कि जीवन का अपने को पूरा देखना है, मेरा व्यापार कैसा है, हुँ, शादी कब होगी हुँ, और किसी के घर में जैसे ग्रह है, कलेश है, जी, ठीक है? तो उसका निवारण क्या होगा? हुँ, या कभी-कभी अपन देखते हैं, कोई जैसे आदमी है प्रयास कर रहा है जी, खूब ज़्यादा जी, कि व्यापार करना है मुझे, उसमें प्रयास भी खूब कर रहा है और वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। वो सब चीज़ें कुंडली में ही देखी जाती है। जी। अच्छा, ये वशीकरण तो तामसिक होता है और आप पूजा-पाठ करते हैं सात्विक, तो क्या वशीकरण सात्विक भी किया जा सकता है? बिल्कुल, वशीकरण सात्विक भी होता है। जी। इसमें ये टोटल जो साधनाएँ हैं, हुँ, वो 9 है, ओके। ठीक है? और एक दुर्गा सप्तशती है, हुँ, उसमें सिद्धि कुंजिका स्तोत्र है। जी, इसमें पूरा जैसे लिखा हुआ भी है, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र में एक मंत्र आता है, मारणं मोहनं वश्यं स्तंभनो चाटनादिकम्, अच्छा। ठीक है? तो इसमें ये 3 क्रियाएँ हैं, जैसे वशीकरण है, हुँ। स्तंभन है, उच्चाटन है, ये सात्विक भी होता है। अभी आपने नाम लिया उच्चाटन, स्तंभन और वशीकरण। ये उच्चाटन क्या होता है? उच्चाटन मन को विचलित कर देना। ओके। जैसे मैं घर के अंदर हूँ हुँ, और सबसे मेरी बढ़िया बन रही है, कर रही है, हुँ। ठीक है? तो किसी के द्वारा उच्चाटन क्रिया करवा के उसकी मन उसके मन के अंदर अशांति पैदा कर देना उच्चाटन है। अच्छा। जी। एक केस है, मतलब कोई नॉन में ही थे मेरे,
वो सिंगर थे, सिंगिंग करना उन्हें बड़ा पसंद था, अपनी शुरुआत के टाइम पे उन्होंने की भी। लेकिन अचानक से उनका मन हट गया, मुझे सिंगिंग नहीं करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे मोह-माया से कोई मतलब नहीं है। तो क्या ये भी उच्चाटन में ही आया? बिल्कुल, अगर उच्चाटन क्रिया उन पे की हुई है, हुँ, तो कन्फर्म वही। जी, एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपने जिन सिंगर का बताया है, मैं भी दूसरा सिंगर हूँ, जी। ठीक है? वो फेमस होते चले जा रहे हैं। हुँ, मेरा करियर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डाउन पे आ रहा है। हुँ, तो फिर ज़्यादातर मैं यही सोचूँगा कि यार मेरा करियर डाउन हो रहा है, इनका कैसे करें? जी। तो वो क्या करेंगे, उच्चाटन क्रिया के द्वारा प्रयोग करवा के और उनका मन है, वो विचलित कर देंगे। मन नहीं अच्छा। लगना और नहीं लगना, वो सब चीज़ें। किसी का काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा व्यापार में तरक्की की है उन लोगों ने, जी, लेकिन रोक लग जाती है, नज़र लग जाती है। लोग कहते हैं किसी की नज़र लग गई, या घर में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो लोग नज़र लगा देते हैं और काम सारे बिगड़ने लगते हैं। ये क्यों होता है? इसमें 2 चीज़ों को देखना पड़ता है। हुँ, 2 चीज़ें ये देखना पड़ता है कि पहले तो उनका ग्रह गोचर, ओके, कुंडली भी। जी, क्या होता है कि जैसे कोई भी महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, तो किस चीज़ की अभी महादशा चल रही है, अच्छा, एक तो वो चीज़। हुँ, दूसरा होता है स्तंभन क्रिया। अच्छा, अगर तंत्र के द्वारा उसका व्यापार वगैरह रोका हुआ होगा, हुँ, वो स्तंभन क्रिया में है। जी, स्तंभन क्रिया करवाने के बाद में क्या है कि उसका व्यापार ठप हो जाना और वो सब चीज़ें। दूसरा हुँ, होता है दशा अंतर्दशा कुंडली में देखना। जी, तो वो दोनों ही देखने के बाद में पता चलेगा कि कारण क्या हुआ है। जी। जी, अभी शुरुआत में बात की गई थी कि वशीकरण सात्विक होता है, तो बिल्कुल, सात्विक हुआ तो कोई देवता से भी रिलेट करेगा ये? बिल्कुल। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? वशीकरण के जो देवता हैं, हुँ, वो है कामदेव जी, और जो देवी है, कामदेव की पत्नी रति, जी, रति नाम है उनका, तो उनकी पूजा के द्वारा किया जाता है। जी। अच्छा, कामदेव की भी कोई स्टोरी है, उन्होंने शिवजी जी की जो मतलब मेडिटेशन कर रहे थे शिवजी जी तो भंग कर दिया था, तो बिल्कुल, वो क्या है? वो शिवजी भक्ति में लगे हुए थे, जी, तभी उन्होंने क्या है कि उनका मोहिनी जो वशीकरण है, जो जी, अपन बोलते हैं, उन्होंने भी उनका मन वैसे ही विचलित किया था, अच्छा, अपनी काम रूप के हिसाब से। जी, कामरूप भी बोलते हैं, कामदेव भी बोलते हैं। जी, तो कामरूप के हिसाब से ही उन्होंने उनकी भक्ति को भंग किया था, तभी उनको श्राप भी लगा था। जी। जी, तो उनको क्यों करना पड़ा था ऐसा, उनकी भक्ति को भिन्न करना पड़ा? इसमें जैसे अपन पढ़ते हैं शिव पुराण और, तो हुँ, शिव पुराण में बताया गया है कि कामदेव जो है, हुँ, वो क्या होता है ना कि किसी के पास कोई चीज़, जैसे मेरे पास पैसा ज़्यादा है, मुझे घमंड आ गया उस चीज़ का, हुँ, हुँ, वही चीज़ कामदेव के पास हुआ था। कामदेव ने बोला कि जो मेरे पास ये चीज़ है, हुँ, मोहित करना, वश में करना, हुँ, तो इस चीज़ को एक आज़माने के रूप में ही उन्होंने भक्ति भंग की थी, अच्छा, कि मैं ये चीज़ भी कर सकता हूँ। जी, जी, ओके। अच्छा, हम ग्रहों की बात अगर करें, जी, तो कुंडली में हम लोग ग्रह देखते हैं, जी। लेकिन क्या सिर्फ़ ग्रह देखना ही इम्पोर्टेंट है या और भी चीज़ें देखी जाती हैं? कुंडली वैसे तो इनमें ग्रह देखा जाता है, हुँ, ग्रहों की स्थिति देखी जाती है हुँ, और जो ग्रह है, वो कितने अंश के हैं, कितने डिग्री के हैं, हुँ, वो देखा जाता है, किस भाव में बैठा है, हुँ, वो देखा जाता है। तो कुंडली में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो पूरा देखने के बाद में वो मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, ग्रह उच्च का है, नीच का है या हुँ, वक्री है, वो सब अच्छा। चीज़ें देखी जाती है। अच्छा, मतलब ऊँच और नीच का भी ग्रह होता है? उच्च और नीच का भी ग्रह होता है। जी, शत्रु राशि में बैठा है हुँ, और जो ग्रह है, तो पहले वो देखते हैं सम राशि में बैठा है, विषम राशि में बैठा जी, है, उसका अंश कितना है, जी। तो उस हिसाब से उच्च का है या नीच का वो देखते हैं। किसी इंसान को बहुत तरक्की करनी है, नेम और फेम चाहिए उसको अपनी लाइफ़ में, तो कौन-सा ग्रह देखा जाता है? अगर लग्ज़री लाइफ़ और नेम ये दोनों चीज़ ही चाहिए, तो एक तो अपन देखेंगे चंद्र ग्रह, जी, एक शुक्र और हुँ, एक बुध, अच्छा, ये तीनों चीज़ें। और आदमी को अगर जैसे गुरु उच्च का चाहिए, हुँ, जैसे वक्ता जो होता है, जी, उनका गुरु उच्च का रहता है, अच्छा, तो वो बोलने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रहते हैं। ओके, शुक्र ग्रह है, तो वो लग्ज़री लाइफ़ दिलाता है।
ओके। उसमें भी उसका अंश देखा जाता है, जी। कितने अंश का है, किस जगह पे बैठा है, हुँ। किस भाव में, वो सब चीजें। और वक्रीय जो अभी बताया आपने, वक्रीय क्या होता है? वक्री का होता है, सामान्य जो ग्रह है हुँ। वो उल्टी दिशा में चलते हैं। उल्टी दिशा में? बिल्कुल, दो ग्रह ऐसे हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा, ये हुँ। दो कभी भी वक्री नहीं हो सकते। अच्छा। ये दोनों हमेशा सीधी ही दिशा में चलेंगे। अच्छा। और जितने भी ग्रह, 7 ग्रह और बाकी हैं, वो उल्टी दिशा में भी चलते हैं। जी। अच्छा, कोई ऐसे ग्रह हैं जो सिर्फ़ वक्रीय ही चलते हो? नहीं, ऐसा कोई ग्रह नहीं है, सीधे भी चलते हैं और उल्टे भी चलते हैं। अच्छा। और इसमें सूर्य और चंद्रमा 2 ही ऐसे ग्रह जो सीधे चलते हैं, जैसे अपन देखते भी हैं जी। कि सूर्य है वो पृथ्वी जो चारों ओर चक्कर लगाएगी वो सीधा में ही लगाएगी। जी। चंद्रमा है वो पृथ्वी के चक्कर लगाए, ग्रह यही तो है। जी। चंद्रमा है वो भी सीधा ही लगाए, वो कभी उल्टा नहीं लगाता। अच्छा। ठीक है। बाद बाकी बृहस्पति है, मंगल है, बुध है, ये सब ग्रह उल्टे भी चलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है हुँ। और उसी टाइम में ग्रह उल्टा चल रहा है, हुँ। तो वो वक्री हो गया उसकी कुंडली में। तो उससे क्या उसकी लाइफ़ में गलत इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल, अच्छा। नकारात्मक ऊर्जा मिलती है और कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता अच्छा, है। मैंने राहु केतु के बारे में काफ़ी सुना है कि ये दुष्ट प्लैनेट होते हैं। बिल्कुल, अगर इनकी महादशा चल रही होती है तो लाइफ में चीज़ें खराब भी हो सकती हैं, तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल ये सही बात है। और इसमें भी अपन को देखना पड़ता है, अगर लगन के अंदर राहु है, हुँ। लगन के अंदर राहु है तो वो पॉजिटिव एक्टिविटीज भी करता है। अच्छा। लगन में अगर किसी के राहु है, वो पॉजिटिव एक्टिविटीज भी करता है, बट उसमें भी उसका अंश देखना पड़ता है। ओके। उसमें भी अंश देखना पड़ता है। दूसरा देखना पड़ता है वो अपनी मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है। राहु की भी मित्र राशि होती है? हाँ, राहु की मित्र राशि जैसे वो सम राशि होती है। अच्छा। वैसे मित्र और शत्रु में नहीं, वो सम राशियां होती है। हुँ। जैसे कि अगर केतु है, शनि के साथ में बैठा है, हुँ। तो केतु का प्रभाव कम हो जाएगा। मतलब गलत प्रभाव कम हो गलत जो जाएगा। प्रभाव है वो कम हो जाएंगे। जी। ठीक है। और सूर्य के साथ में बैठा है तो प्रभाव जो राहु के हैं वो थोड़े ज्यादा रहेंगे। उसकी ऐसा क्यों? शांति के लिए जैसे उनका दान वगैरह, जी। वो चीज अपने को करना पड़ता है। कुछ मंत्र भी है, जी। वो चीजें करनी पड़ती है। ओके। किसी की शादी नहीं हो रही है और जी। वो बहुत परेशान है कि शादी हो जाए, कौन-सा ग्रह उसके लिए देखना चाहिए या फिर कौन-सा हाउस देखना चाहिए? अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसमें सप्तम जो भाव है हुँ। वो मोस्ट है, 7वां घर। 7वें घर के अंदर कौन बैठा है? अगर हुँ। शनि बैठा है तो डेफिनेट उसका लेट होगा विवाह। जी। और उसी में चंद्रमा बैठा है, हुँ। चंद्रमा सबसे बढ़िया है 7वें घर में। अच्छा। 7वें घर का अगर चंद्रमा है हुँ। तो वो क्या है कि प्रेम विवाह भी कर सकता है। हुँ। ठीक है। जो लव मैरिज है वो अरेंज मैरिज भी हो सकती है उसकी। बट उसके बाद में क्या है कि जो पति पत्नी दोनों हैं उनके संबंध बहुत बढ़िया रहेंगे, अच्छा। अगर 7वें घर में चंद्रमा है तो। जी। जी। 7वें घर में मैंने देखा है रील्स वगैरह में कि 7वें घर में अगर केतु है, तो डाइवोर्स तो होगा ही होगा। बिल्कुल, ये ये सच है? सच है। बट इसका भी निवारण है, पूजा पाठ? पूजा पाठ। जी। पूजा पाठ इसका निवारण है। बहुत सारे जैसे मेरे पास आए भी थे, एक जो कोलकाता से थे और हुँ। राजस्थान के रहने वाले थे, कोलकाता हुँ। के थे। तो वो क्या है कि उनका जो बच्चा था वो था सीए। जी। और उनके घर के अंदर तो हुआ ये, 3 बच्चे थे, हुँ। जिसमें एक डॉक्टर था और 2 सीए थे। जी। बहुत बढ़िया काम वगैरह सब चल रहा था। तीनों बच्चों की शादी भी हो गई। हुँ। पहले बच्चे की शादी हुई, 6-7 महीना चली हुँ। और डाइवोर्स। दूसरे बच्चे की शादी हुई, उसमें भी डाइवोर्स। अच्छा। तीसरा जो बच्चा है वो शादी अभी तक किया नहीं। ओके। एक्चुअली क्या हुआ उनका, जैसे वो हो गया कि यार मैं शादी करूंगा, पापा का इज्जत वैसे भी डाउन हो गया है। हुँ। ठीक है। तो जो बड़ा वाला बेटा था उसके 7वें ग्रह में केतु था, ओके। उस वजह से वो डाइवोर्स हुआ। और अभी प्रेजेंट में उनका पाठ पूजा वो चल रहा है, जी। श्रावण मास चल रहा है, तो उसमें उन्होंने बोला कि हमारे क्या है कि
कुछ करो ताकि दूसरा ब्याह वगैरह करे, शादी वगैरह, तो उसी में चल रहा है। अच्छा, 7वें घर में अभी केतु बैठा है, आपने बताया बड़े बेटे के, तो उसके बाद दूसरा विवाह होना भी पॉसिबल है? दूसरा विवाह होना पॉसिबल है, बट उसमें केतु की शांति होना बहुत जरूरी है। अच्छा, पहले शांति करवानी है। पहले शांति करवानी पड़ेगी। लोग आजकल चाहते हैं कि उनकी लव मैरिज हो जाए, जिससे वो प्यार करते हैं उसी के साथ उनका आगे तक जीवन रहे, तो उस केस में क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए? उस केस में चंद्र और बुध, बुध और चंद्र। बिल्कुल, जी। ये दोनों देखना जरूरी है। और चंद्रमा अगर छठे भाव में बैठा है, हुँ, ठीक है, तो छठे भाव में बैठा है, उसका नकारात्मक नहीं रहेगा, हुँ। बट बुध की भी स्थिति देखनी पड़ती है कि वो कौन से घर में बैठा है। अच्छा, मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे पूरा प्लैनेट कॉम्प्लेक्स, देखना बहुत पड़ता है। सारे, बहुत तब सारा देखना पड़ता है। अगर जेन्युइन तरीके से अपन देखें ना, एक कुंडली के अंदर संशोधन करते समय हुँ, हमें 2 से 3 दिन लग जाता है सिर्फ उसको संशोधन करने में, पूरा तरीके से। जी। अच्छा, ज्योतिष में भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, केपी, नाड़ी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या ये हर एक चीज़ अलग-अलग चीज़ें बताती है? नाड़ी होता है, वर्ण होता है, कारक होता है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। ओके, ये जैसे क्या होता है, जन्म कुंडली जैसे हमने बनाई, हुँ, ठीक है? तो उसमें उसका वर्ण कौन-सा है, अच्छा, ठीक है? तो इसमें भी वर्ण 4 हैं, हुँ, वैश्य वर्ण में है, हुँ, क्षत्रिय वर्ण में है। जी। उस हिसाब से उस बच्चे की क्या है कि जो रेगुलर एक्टिविटीज़ होती है ना, उस पे प्रभाव डालती है, अच्छा, वो पता चल वो जाता है। पता चल जाता है। जी। जन्म के समय पे बच्चों का नाम रखा जाता है राशि के ऊपर, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कोई मॉडर्न नेम रखें, तो वो अलग से पहले से ही नाम सोच के रखते हैं और रख देते हैं। तो क्या उस अगर वो राशि से अलग कोई नाम रखे, तो उस नाम का प्रभाव पड़ेगा उस बच्चे पर? बिल्कुल पड़ेगा। उस जो नाम रखते हैं अलग से, जैसे कि किसी की राशि है, वो हुँ, कन्या है, हाँ। ठीक है? और उन्होंने क्या किया कि मेष राशि का या मिथुन राशि का कोई भी जो मतलब हुँ, नाम रख लिया, उसका प्रभाव पड़ेगा एक तो डेली जीवन में, अच्छा। ठीक है? जो राशियाँ पलटती रहती है, हुँ, ठीक है? हुँ, गुरु का भाव चल रहा है, शुक्र का, शनि का, जैसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हुँ, राशियाँ मेष राशि, वृष राशि वो चेंज होती रहती है सूर्य से। अच्छा। सूर्य से चेंज होती रहती है। हुँ, अभी सूर्य किस राशि में बैठा है, हुँ, कर्क राशि में स्थित है, ठीक है? तो उस हिसाब से उनके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। और जी। दूसरा उनके अच्छा, व्यापार पे भी प्रभाव व्यापार पे। और जीवन का अगर अपन देखना चाहे, पूरे संपूर्ण जीवन का अपने भविष्य फल चाहिए, हुँ, तो वो जन्म का जो टाइम है, जन्म स्थान है और जन्म से कौन-सा उसका नक्षत्र है, हुँ। उसके हिसाब से देखा जाएगा। अच्छा, नक्षत्र भी देखे जाएँगे। नक्षत्र भी देखे जाते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। हुँ, जैसे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, ऐसे उनका नाम है नक्षत्रों का। हुँ। पूरा डिटेल में जाऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा। अच्छा, ये बता दीजिए कि कौन सबसे अच्छा नक्षत्र कौन-सा है? सबसे अच्छा नक्षत्र जो पूर्वाषाढ़ा है जी, और अश्विनी, भरणी, नक्षत्र वैसे तो सभी बढ़िया है। जी। और जो लकी वाला होता है। जो लकी वाला होता है पूर्वाषाढ़ा को ज़्यादा मानते हैं जी, और उसका भी अलग-अलग जैसे ग्रंथों में अलग-अलग विस्तारण किया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो ये जो नक्षत्र अवहड़ा चक्र होता है एक ज्योतिष अच्छा, का, अच्छा, अवहड़ा चक्र। उसमें भी 2-3 जगह अलग-अलग बताया गया है, अच्छा, मतलब अलग-अलग तरीके से बताया जाएगा। अलग-अलग तरीके से। इसको क्या है कि देखने में अपने को सब चीज़ अगर अपन देखें, हुँ, तो कुंडली के आधार पर ही अपन देख सकते हैं, साथ में ग्रह नक्षत्र। जी। तो गढ़-मूल जो होते हैं, उसमें कहा जाता है बच्चे पे बुरे प्रभाव आते हैं या फिर अनलकी बच्चा हो सकता है, क्या ये सच है? बिल्कुल, गंड, मूल ये सब वही बता रहा हूँ जो वर्ण, कारक, अति, गंड, मूल ये सब उसी में आते हैं। जी, उन सब का जो देखना पड़ता है, गंड, मूल है, किसमें है, जी, नक्षत्र के हिसाब से ही रहता है वो। हाँ। वो सब उनका देखना पड़ता है। अब वो बच्चा अनलकी हो गया और वो पैदा हुआ, उसके पेरेंट्स को पता चल गया। तो क्या करेंगे उनके पेरेंट्स, क्या कर सकते हैं जिससे कि उनको ये ना लगे कि ये अनलकी बच्चा है? ग्रह शांति, ग्रह शांति मतलब पूजा-पाठ से हो जाता है ये। बिल्कुल। तो ये बचपन में ही करा लेना चाहिए या फिर आगे जाकर उस बच्चे को पता चलता है तो बाद में भी करवा सकता है? बाद में भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उतना ही प्रभाव हाँ, पड़ेगा?
प्रभाव क्या है कि जितने दिन अपन ने ग्रह शांति नहीं किया है तब तक उनके माता पिता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। माता पिता पर भारी होता है। बिल्कुल, माता पिता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। कई जगह अपन देखते नहीं क्या, इनके घर में बच्चा पैदा हुआ है, उसके बाद में तर डाउन पे डाउन, डाउन पे डाउन जा रहे हैं। ठीक है, या कभी अपन ये भी चीजें देखते हैं कि जो पेरेंट्स है, बच्चे की शादी की, बहू घर में आई, हाँ। उसके बाद में हर चीज डाउन होता चला गया जी। कई जगह बर्बाद भी हो जाते हैं। सही बात। ठीक है, तो उनमें भी देखना पड़ता है, कई जगह काल सर्प दोष भी होता है। अच्छा। अपन क्या है कि हर चीजें देखते नहीं है। मोस्ट ऑफ क्या करते हैं अपन, पंडित जी के पास में गए, कुंडली दिखा दी, मेरा ये देख लो, मेरा व्यापार कैसा रहेगा। ठीक है, व्यापार बढ़िया रहेगा, किस चीज का व्यापार करूं, तुम्हारा शुक्र ठीक है, कॉस्मेटिक संबंधी या लेडीज के संबंधित जो भी काम है वो कर लो। ठीक है, या गुरु उच्च का है तो अदर चीज कर लो, शनि उच्च का है तो लोहे का और का काम कर लो, अपन वो बता देते हैं। मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, ठीक रहेगा जी। बट पूरा तरीके से अगर अपन कुंडली देखें तो उसमें बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारी चीजें निकल के आती है। जैसे मेरा खुद का ही बता दूं मैं, अभी शनि की दृष्टि चल रही थी, ठीक है, 7.5 और शनि की महादशा भी चल रही थी। अच्छा। अब वो महादशा क्या है कि शनि की खत्म होके बुध की शुरू हो गई। अच्छा जी। तो जितने दिन शनि की थी तो उसका मंत्र और जाप वो जरूरी था। ठीक है, कुछ तंत्र क्रियाएं भी होती है इनमें, तो वो भी जरूरी थी। अच्छा। वो कि अब बुध की जो महादशा है वो बुध में चल रही है। अब ये क्या है कि 14 साल तक की है। ओके। ठीक है, 14 साल 17 साल, जैसे इस हिसाब से अलग अलग जो महादशा अलग अलग साल तक रहती है। ठीक है, तो वो जो 14 15 17 साल है वो बढ़िया निकलेंगे। अच्छा, मतलब ये पहले से तय है। ये तय है जी। जी। बच्चा जब जन्म लेता है उस समय उसके पाँव भी देखे जाते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, शायद तांबे के, सोने के, कुछ ऐसा पाया देखा जाता है। बिल्कुल जी, पाया समथिंग वो कहीं पाँव बोलते हैं, कहीं पाया बोलते हैं। सबसे बढ़िया चांदी का रहता है। सबसे बढ़िया चांदी का पाया रहता है। बिल्कुल। और सोने का पाया होना चाहिए ना वैसे तो सबसे लगता है। नहीं, सोने का अगर पाया है तो वो क्या होता है, अपन देखते भी है ना कि सोना मिला है वो अशुभ रहता है। अच्छा। सोना और चांदी जो है, सोना भगवान शिव के चरणों से निकला हुआ है। ओके। और जो सॉरी चांदी है वो भगवान शिव के चरणों से निकली हुई है, सोना उनके कुल्ले करने से निकला हुआ। ओके। तो तांबा का और चांदी का और लोहे का ये 3 पाए बढ़िया रहते हैं। और सोने का कड़ा बताते हैं, जैसे सोने का अगर पाया है तो उसको सोने का जब उनका नामकरण हो ना, उससे पहले भार्गव को दिया जाता है दान में। भार्गव क्या होता है? भार्गव एक कास्ट है। अच्छा। भार्गव एक कास्ट है हमारे उधर। क्या करते हैं, नामकरण होने से पहले सुबह भार्गव को बुलाया जाता है और कुछ धान, कुछ वस्त्र और सोने का जो छोटा, जो जिस हिसाब से सक सके कि भाई मैं आधा ग्राम दे सकता हूँ, मैं 1 ग्राम दे सकता हूँ, तो वो उस हिसाब से उसको दान देना पड़ता है, तब उसकी शांति होती है। वैसे सोने के रेट इतने बढ़ चुके हैं तो ग्राम बता देंगे तो पहले इंसान डर जाएगा। मिलीग्राम में दे दो, वो कोई जरूरी नहीं है, दान होना जरूरी है। अच्छा, दान होना चाहिए। दान होना जरूरी है। दान दे देंगे, कर देंगे तो उसकी ग्रह की ओर की शांति हो जाएगी। जन्म के समय भी और विवाह के समय भी देखा जाता है कि बच्चा कौन से गण में है। एक तो राक्षस गण होते हैं, मनुष्य, और शायद एक देवगण भी होते हैं। तो ये क्या हमारी लाइफ पर भी इम्पैक्ट डालते हैं? बिल्कुल। जो राक्षस गण का होगा, सबसे ज्यादा गुस्सा आना, गुस्सा ज्यादा है, मानसिक थोड़ा परेशान रहना। अच्छा। और जो मनुष्य गण का होगा, वही चीज अपन नाम से ही पता चलता है। फर्स्ट चीज तो कि राक्षस गण का है, तो उसका मतलब बिना फालतू का बेवजह का जो गुस्सा कर रहा है और है वो राक्षस गण का हो गया। ठीक है, मनुष्य गण है, उसका जो स्वभाव है वो नॉर्मली रहेगा। ठीक है, किस समय अपने को गुस्सा करना है, किस समय अपने को धैर्य रखना है। अच्छा। वो सब चीजें पता होगा उसको, पता हो। और देवगण है, देवगण के जितने भी आप बच्चे देखोगे, जैसे
आपके लाइफ में कितने जैसे आते जाते रहते हैं, और या नॉर्मली परिवार में और में जानकार है, देखते नहीं है कि यार ये आदमी, ये बंदा ठीक है, इसको बोल दिया वो काम कर दिया, नहीं बोला तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने रेस्पेक्ट दी है तो ठीक है, नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो देवगण का है। अच्छा, मतलब उसकी छवि ही अच्छी है। छवि अच्छी है जी। और अगर देवगण का है और 7वें ग्रह में उसके चंद्रमा भी बैठा है, तो वो बंदा बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। अच्छा, स्मार्ट होगा। स्मार्ट तो वैसे भी होना है। बुध चंद्र ये स्मार्टनेस, और 7वें भाव में चंद्रमा है तो वो ऑटोमेटिक स्मार्ट होगा। चंचल जो स्वभाव रहता है ना, वो रहेगा। हंसी ठिठोली, मजाक, बातचीत करने का तरीका, वो सब चीज अलग ही रहेगा। अच्छा। और दूसरा उसका स्वभाव, वो जैसे देवगण का है, उसका गण देख लिया, देवगण का है, उसका स्वभाव भी बहुत बढ़िया है, तो वो बंदा अलग ही रहेगा पूरा। अब विवाह के समय पर अगर कोई राक्षस गण का इंसान देवगण से शादी करनी तो क्या होगा? वही होगा, जो देवगण का है वो दबा हुआ रहेगा एनी टाइम। देवगण का दबा हुआ रहेगा? बिल्कुल। मतलब राक्षस गण वाले ज्यादा हावी पड़ते हैं। बिल्कुल। तो इस केस में तो हमें ज्यादा जरूरी है ये देखना गण कौन से है। बिल्कुल। जो 36 गुण अपन जो देखते हैं ना, उसमें ये सब चीजें देखनी पड़ती है। वो बोलते हैं ना कभी 35 गुण मिले, मतलब 36 गुण के अंदर 28+ गुण होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ओके, 28+ होना जरूरी है। जरूरी है। अच्छा, वो शुभ रहता है। ओके, 36 के 36 गुण मिलना जरूरी है, अभी आपने बोला, लेकिन बोलते हैं कि 36 के 36 गुण भी मिल रहे हैं तब भी शादी नहीं निभ पाई। नहीं, वो तो 36 के 36 गुण तो मिला लिए अपन ने, ठीक है। उसके बाद में कई देखते हैं शादी नहीं हुई और नहीं हुई, वो गण मिलाते हैं स्वभाव का। गण स्वभाव का होता है कि इन दोनों की मैरिड लाइफ है वो कैसी रहेगी। गुण इसके लिए देखा जाता है, ना कि जैसे कि इसकी शादी इसके साथ होना कंपलसरी, वो नहीं होता है। तो उसके लिए क्या देखना चाहिए? उसके लिए उसके चंद्रमा की स्थिति, बुध की स्थिति और मंगल की स्थिति, मतलब कुंडली देखनी पड़ेगी ऑल ओवर, दोनों की। दोनों की कुंडली ही देखनी पड़ेगी। आपने कई बार नाम लिया अंश, मतलब किसी भी ग्रह का अंश देखा जाता है। अंश क्या होता है? एक ग्रह का अंश 30 डिग्री तक होता है। अच्छा, ठीक है। उसमें 5 अवस्थाएं होती है, जैसे बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था। ये 5 अवस्था होती है। हर ग्रह के 30 अंश होते हैं। 30 डिग्री बोल देते हैं कई जगह अंश बोल देते हैं। तो उसमें देखा जाता है ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, सम राशि में है या विषम राशि में। अच्छा, ये भी देखना पड़ता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, एक में जैसे मेष आ गया, 3 में मिथुन राशि आ गया, ये सब हो गए विषम। और सम 2, 4, 8, 10, 12, जैसे वृष राशि, कर्क राशि और मीन राशि, ये सब हो गए शम। तो अब जैसे अपन बात करते हैं चंद्रमा पे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो किसी का चंद्रमा है वो 6 डिग्री का है, ठीक है। अगर वो शम राशि में बैठा है तो उसका 0 से लेके 6 डिग्री तक 5 भागों में बांटा गया है। जैसे 0 से लेके 6 डिग्री तक बाल्यावस्था, 6 डिग्री से लेके 12 डिग्री तक किशोर अवस्था, 12 डिग्री से लेके 18 डिग्री तक युवा अवस्था और 18 डिग्री से 24 डिग्री तक ये हो गया वृद्धावस्था, और 24 से लेके 30 तक हो गया मृत अवस्था। ये सब चीजें लागू होती है सम राशियों में। अब बात करते हैं अपन विषम राशि की। तो विषम राशि में इसका जस्ट उल्टा है। 0 से 6 अभी इसमें अपन देख रहे थे बाल अवस्था, लेकिन विषम राशि में 0 से 6 है मृत अवस्था। अच्छा, उल्टा हो गया पूरा। ठीक है। सबसे बढ़िया रहता है 12 से 18 डिग्री, मतलब मीडियम होता है। चाहे विषम राशियों में देख लो तो भी युवा अवस्था पे आती है, और सम राशि पे देख लो तो भी युवा अवस्था पे ही आती है। अच्छा। 12 से 18 डिग्री। तो मतलब इस पर है तो ठीक है, काम ठीक करें। बिल्कुल। दूसरी बात अगर अपन करें शुक्र, तो शुक्र 27 डिग्री का उच्च माना जाता है। अच्छा। और 27 डिग्री का ही नीच में माना जाता है। अच्छा, उसमें
उसमें सम और विषम जो अभी राशियां मैं बताई थी, वो देखने का प्रभाव, उसका प्रभाव देखना पड़ता है। वो सम राशि में बैठा है अगर, तो 27 डिग्री का उच्च में है, विषम राशि में बैठा है तो 27 डिग्री का नीच में है। अच्छा, मतलब ये भी कॉम्प्लिकेटेड है काफी। बिल्कुल। अच्छा गुरुजी बताइए मुझे कि लोग व्यापार के लिए बहुत परेशान है, चाहते हैं जीवन में पैसा आए लेकिन काम नहीं बन रहे हैं, तो कौन से उनको अपने हाउसेस और ग्रह देखने चाहिए जिससे कि वो अपने लाइफ में थोड़ा सा तरक्की पा सके? बिल्कुल, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो कुंडली का 10वां घर है वो व्यापार का है। अच्छा, व्यापार का। ठीक है, तो 10वें घर के अंदर कौन बैठा है सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है। ओके। ठीक है, और उसमें किस राशि में बैठा है दूसरा चीज वो, उनको देखने के बाद में एक लग्न कुंडली होती है, ये चीज तो देखनी है अपने 10वें घर में लग्न कुंडली में। उसके बाद होती है नवमास कुंडली। अच्छा, ये दूसरी कुंडली है? ये दूसरी कुंडली है। नवमास कुंडली के अंदर जो 10वें घर के अंदर जो बैठा था, समझो कि बुध बैठा है। ठीक है, 10वें घर में बुध बैठा है तो उसका बहुत बढ़िया व्यापार आएगा, और अच्छे डिग्री पे बैठा है और मित्र राशि में बैठा है तो बहुत बढ़िया है। अब उसकी नवमास कुंडली खोलनी पड़ेगी। नवमास कुंडली में फिर देखना पड़ेगा कि बुध कौन से घर में बैठा है। उसमें तो 10वें घर में बुध था, पहले तो अपने 10वें घर में देख रहे थे, बुध को देख लिया। अब बुध को देखना नवमास कुंडली में कि वो कौन से घर में बैठा है। अच्छा, तो समझो कि वो बैठा है चौथे घर में और अपनी ही राशि में बैठा है, बुध में ही, तो वो व्यक्ति कोई भी काम कर ले कभी लॉस में नहीं जाएगा। अच्छा, कोई भी काम कर ले, बुध सबसे बड़ा कारक है व्यापार का। और किसी को फॉरेन सेटल होना है या फिर उसका मन है कि वो फॉरेन में ही आगे जाकर के बिजनेस करे, वहीं पर ही सेटल हो जाए, उसके लिए कौन सा हाउस देखना चाहिए? उसके लिए 11वां घर है, वो देख सकते हैं। और उसका जो बुध और चंद्रमा, उन दोनों की स्थिति देखनी पड़ती है। बुध और चंद्रमा, बिल्कुल। बुध और चंद्रमा की स्थिति से ही व्यापार देखा जा सकता है। और तीसरा चीज कि किस घर में किस ग्रह की युति, युति का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, दो ग्रह एक ही घर में बैठते हैं उसको युति बोलते हैं। अच्छा, मतलब दोनों ग्रह एक ही घर में एक ही घर में बैठे हैं उसको युति बोलते हैं। जैसे शुक्र और मंगल है जी, वो दोनों एक ही घर में बैठे हैं, वो युति हो गई। अच्छा, वो दोनों एक साथ बैठे हैं तो क्या दोनों एक साथ कंफर्टेबल होंगे, ये भी तो देखना पड़ता है। वो देखना पड़ता है। अगर दोनों मित्र है और मित्र राशि में बैठे हैं या खुद की राशि में बैठे हैं तो बहुत बढ़िया है। और अगर मित्र राशि में नहीं बैठा है, ठीक है, और दोनों ग्रह आपस में मित्र भी नहीं है, अच्छा, तो उसमें अपने को देखना पड़ेगा कि किस ग्रह को अपने को पावरफुल करना है। एक तो नीचा रहेगा, उसमें से एक को हम पावरफुल भी कर सकते हैं। बिल्कुल, एक को पावरफुल कर सकते हैं। जैसे एक कुंडली देखी थी मैंने, तो उस कुंडली के अंदर शुक्र और मंगल दोनों बैठे थे और दोनों 10वें घर में बैठे थे। शुक्र और मंगल की अगर युति होती है तो वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा प्रदान करती है जी, ठीक है। और इसमें क्या है कि मंगल और शुक्र दोनों एक घर में बैठे हैं ना, तो गलत जो क्रियाएं होती है वो करवाते हैं। गलत क्रियाएं कैसे? गलत क्रियाएं जैसे ऑन रिकॉर्ड बताऊं या नहीं? बता दीजिए। जैसे अपनी से जो भी बड़ी स्त्री है, हाँ, चाहे वो परिवार में भी हो, उनको भी वो गलत दृष्टि से देखने लग जाता है। अच्छा, मंगल और शुक्र अगर दोनों ग्रह बैठे हैं और दोनों ग्रह के अंदर अपने को देखना पड़ेगा, अगर शुक्र पावरफुल है और मंगल नीचे का है तो इसके चांसेस कम रहेंगे। अगर मंगल थोड़ा पावरफुल है, शुक्र ग्रह नीच का है, तो वो युति बन सकती है। मतलब वो बंदा अफेयर करेगा ही करेगा। अफेयर करने मतलब उसका जो मन है ना, कोई भी स्त्री को देखेगा ना, देखते ही, चाहे वो पारिवारिक चाची हो, बुआ हो या पारिवारिक जो भी हो, उसकी दृष्टि यही रहेगी
कि इसकी मतलब बनावट है वो अच्छी है, लड़की सुंदर है, ये चीज नहीं सोचेगा कि नहीं यार ये मेरी चाची है, ये मेरी बुआ है। मतलब शारीरिक संबंध बनाने को सोचेगा। इन दोनों की युति इस हिसाब की रहती है जी। कई लोग होते हैं अननेसेसरी खर्चे करते हैं, बेफालतू के खर्चे हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि मैंने इतना खर्च भी कर दिया। मैं भी कर देती हूँ कई बार ऐसा। तो ये कौन सा हाउस कराता है, कौन सा ग्रह कराता है? खर्चे का घर है 12 नंबर, 12वां। अच्छा। उसको व्यय भाव बोलते हैं। हाँ। तो व्यय भाव के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है, जैसे कि व्यय भाव में अगर बुध बैठा है तो वो फिजूल खर्ची बहुत करेगा। अच्छा। और उसमें व्यय भाव में अगर बुध बैठा है और बुध अगर श्रेष्ठ का हुआ, उच्च का, तो और ज्यादा खर्चे करेगा। अच्छा। उसमें भी डिग्री वगैरह ये चीज देखी जाती है। अगर अंश कम है बुध के तो उसका थोड़ा निम्न रहेगा खर्चा, जितने ज्यादा अंश है उतना ही ज्यादा खर्चा है। अच्छा, मतलब वो खर्चे करेगा ही करेगा। करेगा ही करेगा। व्यय भाव वही है। इसको रोकने के लिए कुछ तो होता होगा। इसको रोकने के लिए वही है, अगर बुध बैठा है तो जो गणेश जी है, बुध अगर व्यय भाव में बैठा है तो उसको गणेश जी को मनाना चाहिए। वो जैसे बुध का बुध जो ग्रह है उसका राशि रत्न है पन्ना। ठीक है। कई जगह अपन देखते हैं कोई ग्रह है वो नीच का है और का है, तो उसे पावरफुल बनाने के लिए स्टोन जो राशि रत्न है वो पहनाते हैं। अगर बुध 12वें घर में बैठा है तो उसको राशि रत्न अपन पन्ना नहीं पहना सकते, क्योंकि वो उच्च का हो जाएगा। उच्च का हो जाएगा तो फिर और ज्यादा खर्चे होंगे। ये भी देखना पड़ता है। मतलब फिर बिना किसी गाइडेंस के तो कभी नहीं पहनना चाहिए। नहीं, बिना गाइडेंस के कभी नहीं पहनना चाहिए, उनका प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है जी। तो उसको तो सिर्फ गणेश जी की पूजा और एक पाठ होता है गणेश अथर्व शीर्ष। अच्छा जी। वो पाठ और शिव जी पे जल चढ़ाना, ये सब चीजें जी। अच्छा, किसी की कुंडली नहीं है, किसी को अपना समय नहीं पता या किसी वजह से डेट ऑफ बर्थ पता है पर समय नहीं पता, तो उस केस में वो कैसे अपनी कुंडली देखेगा? वो कुंडली तो नहीं देख सकता, उसकी अपन जो बेसिक चीजें हैं वो अपन देख सकते हैं हस्तरेखा से। अच्छा, हस्तरेखा से। और सेकंड चीज एक बनती है प्रश्न कुंडली, आपने कभी सुना होगा प्रश्न कुंडली। ठीक है। तो एक प्रश्न कुंडली बनती है। अब जैसे कि मेरे पास मेरी जन्म कुंडली नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे कोई प्रश्न पूछना है कि मेरा ये काम कब होगा, तो जैसे आपने मुझसे प्रश्न किया तो फिर वो जो समय है 11:41 पे आपने क्वेश्चन किया है, तो प्रश्न कुंडली उस आधार पे मैं बनाऊंगा। मतलब वही डेट, वही समय और वही स्थान। वही स्थान। ठीक है। और उसमें फिर देखा जाता है लग्न और बुध और चंद्रमा, या फिर जो सवाल पूछा गया है वो किस विषय के आधार पे है। अच्छा। तो उसका ग्रह उसकी स्थिति के अनुसार उसको रिप्लाई दे सकते हैं। तो क्या प्रश्न कुंडली भी एक्यूरेट बताती है? एक्यूरेट बताती है। प्रश्न कुंडली आपने जैसे प्रश्न किया है तो उसमें बुध, चंद्रमा, लग्न या फिर अदरवाइज जितने भी ग्रह है, ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा है। तो उसमें अगर ग्रह दुष्प्रभाव डाल रहा है या उच्च या नीच राशि में बैठा है, उस आधार पे आपको हम बता सकते हैं कि नहीं आपने ये जो प्रश्न किया है तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने जैसे पूछा कि मैं व्यापार कर रही हूँ, मुझे ये व्यापार चालू करना है, तो पहले तो आपके पास अगर कुंडली है तो मैं कुंडली देखूंगा कि ये आपके लाभदायक रहेगा या नहीं रहेगा। वो चीज आपके पास नहीं है और आपने प्रश्न कुंडली के द्वारा पूछा है, तो उस समय कौन कौन से ग्रह किस स्थिति में बैठे हैं वो चीज देख के आपको उत्तर बता सकता हूँ कि हाँ आपको ये व्यापार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये जो दुष्ट प्लैनेट्स होते हैं, दुष्ट ग्रह होते हैं, जिन्हें हम बैड प्लैनेट्स भी कह सकते हैं, जिनका बुरा इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ। बिल्कुल। तो जहाँ तक कि मैंने जाना है, सैटर्न यानी कि शनि, राहु और केतु होते हैं। तो अगर ये हमारे किसी भी ऐसे प्लैनेट पे, जैसे हमने बात की 10th हाउस में जाके बैठ जाए, तो क्या इसका बुरा इफेक्ट होगा? बिल्कुल।
उसमें भी अपन को देखना पड़ेगा कि सामने कौन सा ग्रह बैठा है। अच्छा, मतलब कारक उसके भी होते सामने। हैं, ओके। कारक भी होते हैं, मतलब पड़ोसी टाइप। पड़ोसी टाइप में। ठीक। उसका मतलब दृष्टि है जी। जो किस ग्रह की पड़ रही है, अच्छा। वो भी देखना जरूरी। कई बार क्या होता है कि कोई ग्रह है, वो बढ़िया राशि में बैठा है, उसके बाद में भी उसका काम नहीं हो रहा है जी। उसके बाद में भी उसका काम नहीं हो रहा है, तो सामने वाली दृष्टि है ना, वो भी देखनी पड़ेगी। कई बार नहीं होता नॉर्मली, जैसे आप घर में हो, ठीक है, आपका जो पड़ोसी है या सामने वाला है, तो वो आपको देख रहा है। हाँ। अब वो किस दृष्टि से देख रहा है, उस पे भी डिपेंड करता है। और वो बोलते हैं ना अपने कि अपना नहीं तो पड़ोस वाला है, वो काम खराब कर देता है। वो सब चीजें वही है, इनमें भी सामने आमने कौन बैठा है, वो सब चीजें देखनी पड़ती है। दुर्गेश जी, अभी आपने काफी बार हमें बताया कि चंद्रमा बहुत जरूरी होता है। अगर किसी का चंद्रमा ठीक ना काम कर रहा हो या फिर अस्त हो, तो वो क्या उपाय कर सकता है? चंद्रमा ठीक करने के लिए एक तो चंद्रमा के जो दान होते हैं वो दे दिए, और दूसरा चीज है भगवान शिव की आराधना जी। चंद्रमा के लिए, क्योंकि चंद्रमा है जो भगवान शिव के मस्तक के ऊपर है विराजमान, ठीक है। और उनकी आराधना और जलाभिषेक जो अपन करते हैं, दूध के साथ में भी कर सकते हैं जी। और पानी के साथ में भी, जैसे गंध अक्षत ये सब चीज डाल के वैसे भी कर सकते हैं। और उसके उपाय आपने बताया, चंद्रमा के उपाय वो कैसे हो सकते हैं? कोई सिंपल उपाय जो लोग कर सके? सबसे सिंपल उपाय है शिव जी पे दूध मिश्रित जल चढ़ाना। ओके। सबसे बढ़िया उपाय। या फिर सफेद चावल है, उसको सफेद वस्त्र के अंदर और छोटा सा चांदी का टुकड़ा वो लेके और दान करना सोमवार के दिन। सोमवार के दिन वो सबसे बढ़िया रहता है। ज्यादातर पंडित जी बोलते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाइए, तो ये सूर्य को जल चढ़ाने का क्या महत्व है और इसका सही तरीका क्या हो सकता है? सूर्य को वैसे तो सभी को चढ़ाना चाहिए, सूर्य उच्च का सबसे बढ़िया होता है जी। और सूर्य को जल चढ़ाना का सही तरीका है गंध अक्षत और पुष्प, ये तीनों चीजें कलश में डाल के उसके बाद में सूर्य को चढ़ाना चाहिए। कई अपन देखते हैं कि पानी सीधा भर लिया, जल हो गया और सीधा चढ़ा दिया, वैसे कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। अक्षत जैसे चावल, कोई मतलब अक्षत नहीं समझते, तो चावल हो गया और फूल पुष्प, जो संस्कृत हम भाषा यूज करते हैं तो उसमें पुष्प हो गया, और गंध, गंध का मतलब रोली चंदन, ये चीजें, ये तीनों चीजें डाल के उसके बाद में फिर सूर्य अर्घ्य देना चाहिए, तो सबसे बेस्ट रहता है। जी। और क्या हल्दी भी डाल सकते हैं? हल्दी डाल सकते हो, क्योंकि जो रोली होती है ना, जो रोली, वो हल्दी से ही बनती है। अच्छा, वो दोनों एक ही चीज? वो दोनों एक ही चीज। लेकिन कहा जाता है कि शिवलिंग पर हल्दी नहीं लगाई जाती। शिवलिंग पर चंदन लगाया जाता है। अच्छा, ना रोली ना हल्दी, चंदन। जी। क्योंकि ये अध्यात्म देव है, जी। तो इनके ऊपर चढ़ने वाली जो वस्तु है वो भस्म है और चंदन है, वो चीज यूज कर सकते हो। और शिव जी पे सफेद चावल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा। चावल को चंदन में डाल के पीला करके उसके बाद में ही चढ़ाना चाहिए। अच्छा, तो मतलब सफेद चावल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? वर्जित है, शास्त्रों में और में लिखा हुआ है। ओके, लोग तो ये गलती कर देते हैं, क्योंकि मैंने देखा मंदिरों में तो लोग चढ़ा देते हैं, सीधा ही चावल चढ़ाते हैं और हल्दी भी खूब लगाते हैं। बिल्कुल। बट शिव जी को चावल है वो चंदन के अंदर करके पूरा गीला करके उसके बाद में ही चढ़ाना चाहिए। अच्छा, लोगों के पास पैसा ही पैसा आए, ऐसा कोई उपाय बताइए ताकि हमारी ऑडियंस भी खुश हो पाए इस पॉडकास्ट को देखकर। देखो, उसमें क्या है, पैसा ही पैसा आने में वो सब चीज जैसे मैटर करता है। कुंडली के अंदर चंद्रमा कहाँ पे है, बुध कहाँ पे है, ठीक है, और अगर व्यापार के भाव में बैठा है 10वें भाव में, तो उसकी स्थिति क्या है। अच्छा। वो सब चीजें मैटर करती है। उसके बाद ही उपाय बता सकते। उसके बाद में ही उपाय। और दूसरा शुक्र, लग्जरी जो लाइफ दिलाता है वो शुक्र है। तो कोई शुक्र का ही उपाय बता दीजिए।
शुक्र का उपाय पहले तो अंश देखना पड़ता है, कितने अंश का है। जी। तो अगर कम अंश का है तो ओपल पहन सकता है, अच्छा। जर्कन पहन सकता है जी। या फिरोजा, वो पहन के कितने अंश तक अपने को लेके आना है, वो कुंडली के माध्यम से ही होगा। अच्छा, और किसी का ज्यादा अंश है तो उसे क्या करना चाहिए? किसी का ज्यादा अंश है तो उसको फिर शुक्र का जाप वगैरह वो सब चीज करना पड़ेगा ताकि वो शांत रहे। अच्छा, उसे शांत भी करना पड़ता शांत है। भी करना पड़ता है। उच्च का हो गया, ठीक है, तो वो अवस्था तो उसकी मृत की हो गई ना, जी। विषम राशि में अगर बैठा है जी। तो उसको वापस सही लेके आना पड़ेगा। अच्छा, वशीकरण के बारे में बात किया था स्टार्टिंग में कि आप वशीकरण भी करते हैं। जी। वशीकरण किन-किन चीज़ों पर किया जाता है? वशीकरण जैसे कोई भी पार्टनर है 2, ठीक है, कई बार अनबन रहती भी है, जी। ठीक है, तो हम जैसे कुंडली देखते हैं तो उसमें क्या है कि जो लड़के का जो वर्ण है, योनि जो बोलते हैं, वो है देव योनि, जी। ठीक है, और लड़की की जो योनि है वो राक्षस योनि होगी। अच्छा। ठीक है, तो भाई सीधा ही योनि पे ही सीधा पता चल रहा है कि उसका जो गण ये है तो उसका प्रभाव कैसा रहेगा। जी, जी। ठीक है, उस प्रभाव को कम करने के लिए भी वशीकरण करना पड़ता है ताकि वो शांत रहे। ओके। वो भी उसके माध्यम से काम करे, उसके हिसाब से काम करे, बोलना करना वो सब चीजें मतलब ये तो अच्छे काम के लिए अच्छे वशीकरण काम हुआ। के लिए। कुछ आजकल देखते हैं गलत कामों के लिए भी यस। वशीकरण करते हैं कि यार वो लड़की है मुझे अच्छी लगती है हाँ, और हाँ। मुझे वशीकरण करवाना है, वो सब चीजें क्या होती है, उसका दोष है, अच्छा, वो गलत है। वो गलत है। फिर उसके कर्मा भी खराब हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसमें अगर जैसे लड़का लड़की दोनों आपसी संबंध में पहले से ही हैं, अब कुछ मनमुटाव हो गया है, ठीक है, उस स्थिति को सही करने के लिए अगर वशीकरण है तो वो सही है। अच्छा, और किसी का बिजनेस अच्छा चलता रहे, क्लाइंट ही क्लाइंट आए, जैसे कि हम लोग भी पॉडकास्ट करते हैं और हम सोच रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छे क्लाइंट है तो उसमें वशीकरण हो जाएगा? उसमें वशीकरण नहीं काम करता। फिर? उसमें जैसे ये हो गया एक व्यापारिक चीज। अच्छा। व्यापारिक चीज हो गया, जैसे आपका पॉडकास्ट वाला काम है तो आपका बोलने का काम हो गया, इसके लिए आपको गुरु को बहुत प्रबल करना पड़ेगा। अच्छा, गुरु को प्रबल करना पड़ेगा बोलने की, और जो माइंड की जैसे हर चीज का सवाल निकलना, अपन क्या क्वेश्चन पूछें करें, तो उसमें गुरु प्रबल होना बहुत जरूरी है, एक्टिविटी रहेगी। लेकिन उससे पहले तो क्लाइंट्स को बुलाना पड़ता है ना, तो उसके केस में कैसे करेंगे? क्लाइंट्स को बुलाने के लिए करने के लिए सबसे पहले तो आपकी वो एड वगैरह वो चीजें हैं जी। ठीक है। सेकंड चीज होती है संतुष्टि। अच्छा। संतुष्टि होना बहुत जरूरी है, और वो संतुष्टि जब ही होगी तब गुरु आपका उच्च का है। मतलब गुरु को हमें उच्च का रखना पड़ेगा, उसे बनाना बोलने पड़ेगा। के लिए जी। हर ग्रह अलग अलग आपका काम करता है, बिल्कुल। ठीक है, तो गुरु का काम है वो अलग है, शुक्र का काम है वो अलग है। जैसे किसी का शुक्र जैसे डाउन है तो वो ओपल पहनेगा या जर्कन पहनेगा, तो एक रत्ती के अंदर 2 अंश होते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना 5 रत्ती का पहनना है, 7 रत्ती का पहनना है, तो अपने को कितना डिग्री तक अंश बढ़ाना है उस पे डिपेंड करता है। 10 10 डिग्री बढ़ाना है तो तो हमें 5 रत्ती रत्ती का करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा भी कुछ वर्जित है कि इतना रत्ती मत लो, जैसे पौने 5 या कुछ ऐसा? वो अपन जैसे कोई भी काम करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, अपन देखते हैं ना टाइम अभिजीत मुहूर्त हो रहा है, इसमें काम कर ले, ठीक है, या 2:15 हो रहा है, बढ़ोतरी वाला होना चाहिए। कुछ जगह ये भी चीज होता है, घड़ी का जो टाइम होता है ना, स्टैंडर्ड जो टाइम है उससे 1 मिनट ज्यादा रखते हैं आगे की ओर, कि हमेशा बढ़ते हुए रहे। अच्छा, तो ये भी एक उपाय हो सकता है, मतलब घड़ी को थोड़ा सा बढ़ा के रखा जाए। हाँ, जैसे 12:03 हुआ है तो 12:04 पर उसको कर दो, तो इससे तो वो हमारी बढ़ते क्रम में रहेगी। ओके। जी। आप हाथ भी देखते हैं, मैंने सुना है। तो उस केस में आजकल जगह-जगह पे लोग क्या करते हैं, हाथ देखते हैं और बोलते हैं तुम्हारी तो 2 शादियाँ होंगी, तुम्हारी 3 शादियाँ होंगी या इतने बच्चे होंगे। तो क्या ये पता चल जाता है? बिल्कुल। इसमें क्या है कि अपनी जो हस्तरेखा है, हस्तरेखा के अंदर मोस्ट ऑफ तो 3-4 रेखा जो है वो देखते हैं। जी। उसके अंदर क्या हुआ, जीवन रेखा,
मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, और चौथा है जो भाग्य रेखा जी। और जब भाग्य रेखा का नाम आता है तब लगभग सब खुश हो जाते हैं, हाँ यार मेरे भाग्य रेखा है। और पांचवी जो रेखा होती है, जो लास्ट वाली अंगुली है, इसके नीचे की साइड में, अच्छा, इसके नीचे की साइड में रेखा होती है। एक रेखा है, दो रेखा है, वो चीजें उसमें भी क्या होता है, जिनको ओनली बेसिक नॉलेज है वो तो क्या है कि उसी को देख के और कर लेते हैं कि हाँ ठीक है। इसमें भी रेखा ऊपर की ओर घूमी हुई है, अच्छा, सीधी है, या नीचे की ओर घूमी हुई है, उस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। अच्छा, हाथ में जैसे कट्स लगे हुए हैं, हर रेखा पे कट लगे हुए, इसका क्या मतलब है? वो जो हाथ जैसे रेखा है, रेखा पे कट लगे हुए हैं, वो कट किस चीज पे है? हृदय रेखा पे है या मस्तिष्क रेखा पे है? मस्तिष्क रेखा पे अगर कट लगा हुआ है तो लगभग ये देख लो 90% लोग यही मिलेंगे 10वीं 12वीं तक पढ़े हुए, उससे अच्छा, आगे पढ़ाई छोड़ देंगे, मतलब स्ट्रगल। ओके। और हृदय रेखा पे अगर कट लगे हुए हैं तो लगभग 90% लोग बीमार, कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहती है जी। और जीवन रेखा के ऊपर कट लगे हुए हैं, हाँ, एक कट है या दो कट है, जीवन रेखा पे आप कभी भी देख लेना, एक कट या दो कट या फिर बिल्कुल भी नहीं, अच्छा, यही रहेगा। तो जीवन रेखा पे अगर कट है लगा हुआ तो उस समय डर रहता है कि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए जी, ठीक है, या कोई अटैक वगैरह, कभी अपन देखते हैं ना कि अटैक आया है, फिर वो छल्ला वगैरह डाला लिया, फिर वो बाईपास सर्जरी वगैरह वो सब चीजें करवा ली, तो वो संकेत देता है। अच्छा, संकेत देता है कि इतनी उम्र के बाद में ये चीज आपके लाइफ संबंधित हो सकती है, जीवन संबंधित, कि आप यहाँ पे या तो जीवन पे रोक लगेगी या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि ये होगा कि यार आदमी मर के जिया है। अच्छा, हाथ में जाले भी बने होते हैं, जैसे कि मैंने एक बार गूगल पे पढ़ा था, गुरु पर्वत पे कोई जाला बना है या फिर कोई मछली का निशान, कुछ ऐसा भी होता है इसमें? बिल्कुल, जाला अगर अलग अलग जैसे ये होते हैं इसमें, अंगूठे के जो नीचे है वो है शुक्र, और अंगूठा और इस अंगुली के बीच के अंदर है मंगल, और पहली अंगुली है उसके नीचे है गुरु, दूसरी अंगुली के नीचे जो ग्रह है वो शनि, तीसरी के नीचे है वो है सूर्य, और चौथी के नीचे है वो है बुध। और ये जो मणिबंध होता है ये रेखा, हाँ, इसके यहाँ पे ये होता है चंद्रमा। ओके। ये सब ग्रह होते हैं। जैसे कुंडली किसी के पास नहीं होती है तो इन चीजों से आइडिया लगाया जा सकता है कि तेरा कौन सा ग्रह नीचे का है, कौन सा ऊपर है, तुम्हें क्या करना चाहिए। अच्छा, तो पूरे हाथ में हथेली में ग्रह भी है? ग्रह भी है जी, काफी इंटरेस्टिंग है तो, क्योंकि अब कोई हाथ दिखा के भी पता लगा सकता है कि उसके ग्रह उच्च के है, नीच के है, वो सब चीजें उस हिसाब से। और दूसरा, अगर सूर्य पर्वत से रेखा कोई चल के और चांद का आकार अगर शनि पर्वत की ओर ले रहा है तो सबसे बड़ा भाग्यशाली होगा। अच्छा, भाग्य रेखा तो है ही, दूसरा अगर इधर चांद बन रहा है सूर्य से शनि के बीच में, वो सबसे बढ़िया है। अच्छा। मतलब कई बार अपन देखते नहीं है कि यार ये आदमी तो बैठा है, कुछ काम वगैरह नहीं कर रहा है, फिर भी इसके पास तो पैसा वगैरह आता जाता रहता है और खूब मजे कर रहा है जी। वो चांद अगर किसी के बना हुआ है तो उसमें वही चीजें होती है जी। दुर्गेश जी, आपसे बहुत कुछ जाना मैंने कुंडली के बारे में, क्योंकि मुझे भी काफी रुचि है कुंडली क्या होती है, कैसे होती है और ग्रह कैसे काम करते हैं, मुझे बहुत मजा आता है सब सुनने में। और आपसे मैंने बहुत ज्यादा ज्ञान ले लिया आज पॉडकास्ट के दौरान तो बहुत मजा आया मुझे। और कुंडली अगर आपको दिखवानी है तो आप दिखवा सकते हैं दुर्गेश जी को, आपको हम पूरी डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे देंगे कि आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं इनसे। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण।